Welcome to Career Tech Academy in Technovision 2021. सो फ्रेंड्स, इस टेक्नोविजन 2021 के लिए हम और हमारे ग्रुप ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और प्यारा सा टॉपिक आप सभी के लिए लेके आए हैं। सो मैं अपने इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने ग्रुप नेम और ग्रुप मेंबर से इंट्रोड्यूस कराऊंगी। सो हमारा ग्रुप नेम है टेक्निका एंड हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं अरविंद गुप्ता, शिवम मिश्रा एंड मी सौम्या जायसवाल। और दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है नेटवर्किंग एंड डाटा शेयरिंग। सो फ्रेंड, इसके अंदर जितने भी कंटेंट हैं वो हमारे ग्रुप ने इस वीडियो में कंप्लीट करने की पूरी कोशिश की है। आई होप कि आपको पसंद आएगा। 3 पार्ट में हमारे ग्रुप मेंबर्स आएंगे और 1 बाय 1 करके आपको सारे टॉपिक्स को एक्सप्लेन करेंगे। सो मैं अपना टॉपिक स्टार्ट करती हूँ। मेरा टॉपिक है नेटवर्क एंड नेटवर्किंग। बहुत बार हमें कंफ्यूजन हो जाता है नेटवर्क और नेटवर्किंग में। हमें लगता है दोनों एक ही है, बट ऐसा नहीं है। दोनों बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में, और इस वीडियो में मैं इन दोनों डिफरेंसों को क्लियर करूंगी। तो पहले मैं नेटवर्क के बारे में आपको कुछ इंट्रोड्यूस करा देती हूँ। सो फ्रेंड, नेटवर्क ये डिफिनेशन है when 2 or more devices connect for data and sharing to each other are called network. It means कि 2 या 2 से अधिक डिवाइसों को जब हम कनेक्ट करते हैं डाटा को शेयरिंग करने के लिए एक दूसरे से, तो उसे हम नेटवर्क कहते हैं। अब आता है नेक्स्ट टॉपिक हमारा नेटवर्किंग। अब हम ये जानें कि नेटवर्किंग क्या है। सो फ्रेंड, जैसे मैंने आपको बताया, 2 या 2 से अधिक सिस्टम्स को कनेक्ट करने के लिए जो उस प्रोसेस में जो भी हम केबल या डिवाइसेस का यूज करते हैं, उन्हें उसके प्रोसेस को हम नेटवर्किंग कहते हैं। जैसे आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जैसे कि ये हमारे सिस्टम्स हैं जो इस सर्वर से कनेक्ट हैं, और इनको कनेक्ट करने के लिए हम कुछ डिवाइसेस और केबल का यूज करेंगे। तो इन डिवाइसेस और केबल को यूज करने की जो प्रोसेस होती है उसे ही नेटवर्किंग कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको नेटवर्क और नेटवर्किंग दोनों में डिफरेंसेस पता चल गई होगी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है नेटवर्किंग के एडवांटेज और डिसएडवांटेज। वो क्या है दोस्तों कि जिस तरीके से एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी प्रकार नेटवर्किंग के 2 रूप होते हैं। पहला एडवांटेज और दूसरा डिसएडवांटेज। एडवांटेज मीन्स होता है उसके फायदे और डिसएडवांटेज मीन्स नुकसान। सो हम इस वीडियो में वो भी क्लियर करेंगे। सो मैं पहले आप लोग को एडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग के क्या क्या फायदे हैं वो मैं एक्सप्लेन करूंगी। सो फ्रेंड्स, पहला हमारा है फास्टर कम्युनिकेशन। आप फास्टर का मतलब समझ गए होंगे। फास्टर मीन्स है ना तेजी से, और कम्युनिकेशन का मतलब है कि जब सेंडर और रिसीवर एक दूसरे को कोई भी फाइल को ट्रांसफर करते हैं तो उसे ही कम्युनिकेशन कहा जाता है। वो क्या है दोस्तों, इस कुछ समय पहले हमें अपने इंफॉर्मेशन और डाटा को किसी और के पास पहुंचाने के लिए हम पोस्ट का इस्तेमाल करते थे, जिसमें काफी ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन आज हम नेटवर्किंग के हेल्प से यहाँ से इस वर्ल्ड में बैठे किसी भी कोने में किसी भी इंसान को हम अपने ट्रांसफर और डाटा को सेकेंडों में शेयर कर सकते हैं। तो इससे हमारा जो कम्युनिकेशन है सेंडर और रिसीवर के बीच में काफ़ी फास्ट किया है। तो ये भी हमारा इस नेटवर्किंग का बहुत बड़ा एडवांटेज है। अब नेक्स्ट एडवांटेज में आते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी का मतलब आप समझ गए होंगे कि किसी भी सिस्टम की स्टोर करने की कैपेसिटी को बढ़ाना। दोस्तों, जब हम 2 या 2 से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स है कि उसमें बहुत से डाटा और इंफॉर्मेशन होते हैं। तो हम उस डाटा और इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम स्टोरेज कैपेसिटी आती है, तो हम उन सभी डाटा और इंफॉर्मेशन को हम स्टोर पर्टिकुलर एक सिस्टम में कर लेते हैं, जिस वजह से उससे कनेक्टेड जो बाकी सिस्टम्स होंगे वो सारों में हमें वो डाटा सब
सीन हो जाएगा, मतलब देख सकते हैं। तो इस तरह से बाकी सिस्टम्स की स्टोरेज जो स्पेस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, और उससे हम उसके स्टोरेज स्पेस बढ़ने से हम बहुत सारे और भी ज़्यादा डाटा या फिर इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। अब दोस्तों, अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट एडवांटेज में, रिसोर्सेज शेयरिंग। जी हाँ दोस्तों, रिसोर्सेज शेयरिंग क्या है? दोस्तों, इसमें क्या होता है कि हम दो या दो से अधिक कंप्यूटर को कनेक्ट करते हैं किसी एक रिसोर्स के माध्यम से। अब आप पूछेंगे रिसोर्स क्या है? तो रिसोर्सेज में हमारे कुछ एग्जांपल है, जैसे प्रिंटर हो गया, हार्डवेयर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो ये सब रिसोर्सेज हैं। अब मैं इसको एक एग्जांपल से हम क्लियर करेंगे। हम कभी इंटरनेट कैफे में जाते हैं तो हम देखते हैं कि वहां पर इतने सारे कंप्यूटर्स हैं, और उन सभी कंप्यूटर एक प्रिंटर से कनेक्ट होते हैं, और हम उन किसी भी एक कंप्यूटर से हम जो भी अपने डाटा को कमांड देते हैं प्रिंट करने के लिए, तो वो तुरंत प्रिंटर से निकल जाता है। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा एडवांटेज है, रिसोर्स को भी हम कनेक्ट करके अपने डाटा को शेयर कर सकते हैं। नेटवर्किंग की आपको एडवांटेज काफ़ी ज़्यादा समझ में आ गई होंगी। दोस्तों, अब नेक्स्ट आते हैं डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग। फ्रेंड, डिसएडवांटेज ऑफ नेटवर्किंग की क्या क्या कमियां हैं उनके बारे में हम जानते हैं। तो इसकी पहली कमी है सिक्योरिटी इशू। देखिए दोस्तों, नेटवर्किंग में सिक्योरिटी इशू होना बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन प्रॉब्लम है। इसी सिक्योरिटी इशू से हमारे सिस्टम्स हैक हो जाते हैं, ये सब इसी में आते हैं। ओके, तो इसमें होता क्या है कि जब हम नेटवर्किंग, हमने आपको नेटवर्क में बताया कि जब हम दो या दो से अधिक डिवाइसों को हम आपस में कनेक्ट करते हैं डाटा और फाइल को शेयर करने के लिए, तो उसमें से हो सकता है कोई इलीगल पर्सन आपके सीक्रेट डाटा और इंफॉर्मेशन को डिलीट कर सकता है या फिर हाइड कर चुरा सकता है। इसमें बहुत ज़्यादा रिस्क होते हैं कि हम अपने सीक्रेट डाटा और इंफॉर्मेशन को सिक्योर कर सकें। तो ये बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज है नेटवर्किंग का। अब हम नेक्स्ट आते हैं, इट्स रिक्वायर एक्सपेंसिव सेटअप। जी हाँ दोस्तों, अब आप भी जानते हैं नेटवर्किंग को सेटअप करने के लिए हमें थोड़ा कॉस्ट करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ता है, क्योंकि इसको कनेक्ट करने के लिए हमको एक बड़े सर्वर या फिर बड़े कंप्यूटर की आवश्यकता होगी। ठीक है, तो हमारा कोई एक बड़ा सर्वर रहेगा, उससे हम बाकी सिस्टम को कनेक्ट करके हम उसको डाटा शेयर कर सकते हैं। ऐसे एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हम एक इंस्टीट्यूट, एक बड़ा सा ऑफिस चला रहे हैं। ठीक है, उसमें हम उसमें जितने भी मेंबर्स हैं सबके सिस्टम्स को हम एक मेन सर्वर यानी कि सुपर कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं, इसलिए क्योंकि उससे सब कुछ ट्रांसफर हो जाए। लेकिन अगर तो वो जो सिस्टम्स होता है, तो ये जो सुपर कंप्यूटर्स होते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आते हैं, तो इसको हमें खरीदना, सेटअप करना, डाटा केबल एक्सेट्रा एक्सेट्रा करने में कुछ ज़्यादा ही हमें कॉस्ट पड़ जाती है। तो ये भी है कि नेटवर्किंग में इसका भी बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। अब हम नेक्स्ट आते हैं, इट्स लैक रॉबर्टसन। आप इससे समझ गए होंगे, इसका मतलब है वीक नेटवर्क है। रॉबर्टसन मतलब होता है वीक, मतलब कमजोर। इसकी सच में दोस्तों नेटवर्किंग की जो नेटवर्क होती है बहुत ही वीक होती है। जैसे कि हम देखते हैं, हम जब भी कोई भी सिस्टम को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो उसको कनेक्ट करने से हम एक किसी मेन सर्वर से कनेक्ट करते हैं। वो मेन सर्वर कमांड देता है तो सारे सिस्टम में सारे फंक्शन चलते रहते हैं। अगर जरा ये सोचिए, अगर वही मेन सर्वर ब्रेक कर जाता है, मतलब कि फेल हो जाता है, तो हमारे बाकी सिस्टम भी काम करना बंद कर देंगी, कोई यूजलेस हो जाएंगे। ये भी बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है नेटवर्किंग का। तो ऐसे हमारे काम जो होते हैं बहुत सारे छूट जाते हैं। आई होप कि आपको एडवांटेज और डिसएडवांटेज समझ में आ गए। अब हम अपने अगले टॉपिक में आते हैं, वो है नेटवर्क तो आप लोग को पहले बार में बता दी हूँ। अब हम आते हैं नेटवर्क के टाइप्स। नेटवर्क कितने प्रकार के होते हैं? नेटवर्क दोस्तों यूं तो 3 प्रकार के होते हैं, लैन, मैन, वैन। लेकिन पैन जो होता है वो लैन के अंडर ही आ जाता है। तो पैन को हम पर्सनल एरिया नेटवर्क कहते हैं, लैन को लोकल एरिया नेटवर्क कहते हैं,
और मैन को मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क कहते हैं, वैन को वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं। ये लैन है, ये पैन इसी के लैन के अंडर आ जाता है। पैन में हम इसका एग्जांपल ले लेते हैं हॉटस्पॉट। हम एक दो फ्रेंड से हमको हॉटस्पॉट कनेक्ट करके अपने ने उनका डाटा लेके हम कोई भी नेट का काम कर सकते हैं, ठीक है। अब हमें स्टार्ट करती हूँ लैन से। लैन लोकल एरिया नेटवर्क। दोस्तों ये बहुत ही छोटा नेटवर्क होता है, क्योंकि ये एक पार्टिकुलर बिल्डिंग, एक छोटे इलाकों में इसका यूज होता है, जैसे कि होम, ऑफिस, हॉस्पिटल, इन सब जगह में, लोकल जगहों में इनका यूज होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल हम ले सकते हैं, ये है हमारा वाईफाई। हम किसी होम में अपने घर में वाईफाई लगाते हैं और उसी वाईफाई से हम सब कनेक्ट होकर अपने सारे डाटास का यूज करके सिस्टम को चलाते रहते हैं, ठीक है। तो ये रहा लोकल एरिया नेटवर्क के बारे में। अब हम नेक्स्ट आते हैं मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ठीक है। मैन मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। मैन ये जो नेटवर्क है ये लेंथ से बड़ा और वाइड एरिया नेटवर्क से छोटा होता है, और इसका यूज ये बहुत बार हम इसको किसी जियोग्राफिकल एरिया यानी कि भौगोलिक क्षेत्र या फिर दो टाउन, दो सिटीज के बीच में कनेक्ट करने के लिए करते हैं। इसका हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, टीवी केबल नेटवर्क। जो भी हमारे घरों तक जो भी केबल और टीवी के जो कनेक्शन पहुंचते हैं वो भी एक है ना इसी का एक एग्जांपल है, क्योंकि हर एक टीवी केबल, हर एक सिटी का एक सेंटर एक केंद्र होता है जहां से हमें सारे नेटवर्क केबल से रिलेटेड टीवी से सब देख सकते हैं। अब हम नेक्स्ट आते हैं वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क क्या है दोस्तों? ये बहुत ही बड़ा नेटवर्क है। यूं कहा जाए कि ये पूरे संसार में, पूरे पृथ्वी में फैला हुआ है। और ये एक और बात, डिफिनीशन भी हम दे सकते हैं कि ये पूरे पृथ्वी को अपने अंदर समाहित किया है। वाइड एरिया नेटवर्क का एक एग्जांपल है इंटरनेट, जिसको हम आज सब यूज कर रहे हैं। दोस्तों ये नेटवर्क का बहुत ज्यादा रूप से यूज कर रहे हैं। और अब दोस्तों इसका एग्जांपल है इंटरनेट। दोस्तों मैं इंटरनेट का जो टॉपिक है ये मैं क्लियर नहीं कर रही हूँ। मेरे इस इंटरनेट के पूरे टॉपिक को मेरे नेक्स्ट मेंबर शिवम मिश्रा जी उसे कंप्लीट करेंगे। दोस्तों थैंक यू। आई होप कि मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। हेलो दोस्तों, माई सेल्फ शिवम मिश्रा। जैसा कि अभी आपको सौम्या जी ने बताया होगा, आपको मैं आशा करता हूं कि आपको नेटवर्किंग और उसके टाइप्स अच्छे से समझ में आए होंगे। और अब मैं बात करूंगा नेटवर्क का सबसे बड़ा एग्जांपल है इंटरनेट। मैं उसी पे बात करने के लिए आपके सामने आया हूं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरनेट के बारे में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, एक स्लाइड लगी हुई है इंटरनेट। तो इंटरनेट क्या है? अगर ये वीडियो आपके पास तक पहुंच रहा है तो इंटरनेट के माध्यम से ही पहुंच रहा है। तो कहीं ना कहीं आप लोगों ने सोचा होगा कि जरूर ये इंटरनेट क्या है। अगर एक आंकड़े की बात की जाए तो पूरे विश्व में लगभग 400 करोड़ लोग इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं। अगर यही भारत की बात की जाए तो भारत में लगभग 2019 के एक आंकड़े के अनुसार लगभग 50 करोड़ लोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से इंटरनेट का यूज़ करते हैं। तो कहीं आपके मन में कभी न कभी विचार जरूर आया होगा कि ये इंटरनेट है क्या, इंटरनेट हम तक पहुंच कैसे रहा है, इसका वर्क प्रोसेस क्या है, इंटरनेट की खोज किसने की थी। ये सब प्रश्न आपके मन में जरूर आएंगे। इन्हीं सब पे आज हम लोग बात करेंगे। अगर बात की जाए हिस्ट्री ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का इतिहास क्या है, वह यूं कि लगभग ये देखिए, एक बात है लगभग 1969 की। तो क्या हुआ कि एक आरपा नाम की कंपनी थी यूएसए में। तो उस डीओडी ने उसको एक वर्क दिया कि वो एक नेट का खोज करे। क्या होता था कि सूचनाओं को पहुंचाने में बहुत समस्याएं हुआ करती थी। एक जगह से दूसरे जगह तक सूचनाएं भेजनी है तो बड़ी समस्याएं हुआ करती थी। तो हुआ यूं कि अगर उसको बोला गया कि एक ऐसा माध्यम बनाए कि जिसके माध्यम से सूचनाओं को आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक पहुंचाया जा सके। तो आरपा ने आरपा नेट बनाया। तो अगर फिर आरपा ने आरपा नेट का निर्माण किया। अगर बात की जाए भारत में, क्योंकि हम लोग भारत के निवासी हैं, तो ये भी जानना जरूरी हो जाता है कि भारत में इंटरनेट कब आया। तो अगर भारत में इंटरनेट लाने का श्रेय जाता है वीएसएनएल यानी कि विदेश संचार निगम लिमिटेड को, जो कि भारत में 15 अगस्त 1995 को भारत में इसने इंटरनेट लेकर आया। और जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर है, जो हमारा एक तरीके से कहा जाए कि जो इंटरनेट पहले काम करता था वो कहीं ना कहीं किसी मॉडल पर रहा होगा। तो जो हमारा पुराना स्ट्रक्चर था, जो काम करता था इंटरनेट उस पर, वो था हमारा सेंट्रलाइज्ड। और जो प्रेजेंट टाइम में हम लोग नेटवर्क जिस नेट से काम करता है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। बात की जाए डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क की तो इसकी खोज पॉल बारबन ने की थी। आगे चलकर हम डिस्ट्रीब्यूटेड और सेंट्रलाइज दोनों नेटवर्क के बारे में अच्छे से बात करेंगे।
ये देखिए अब ARPANET तो बन गया, उसके बाद प्रॉब्लम ये हुई कि धीरे धीरे उसमें सुधार हुए आगे चल के, और 1972 में ये इंटरनेट का जन्म हुआ। जो आज हम लोग एक देख रहे हैं इंटरनेट शब्द, इसका जन्म 1972 में हुआ है। ठीक है, तो ये हमारे साथ जो हम लोग स्लाइड पे देख रहे हैं, ये विंटन जे सर्फ है और बॉब कॉन है। इन्होंने ARPANET के साथ मिलकर काम किया था। तो बाद में इन्होंने अपना एक अलग प्रोजेक्ट बनाया जिसको इन्होंने इंटरनेटिंग प्रोजेक्ट कहा। और ये आगे चल के इन्होंने क्योंकि इनको लगा कि कहीं ना कहीं हम दो कंप्यूटर को जोड़ करके कनेक्ट करके कम्युनिकेट करा सकते हैं। तो फिर उन्होंने एक ऐसा हार्डवेयर बनाया जिसको उन्होंने गेटवे कहा। इन्होंने इसका नाम रखा गेटवे, जो TCP मॉडल पे काम करता था। TCP की बात करें तो ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, जो वर्तमान में TCP IP के नाम से जाना जाता है। तो ये रहे, आप लोग देख सकते हैं विंटन सर्फ और बॉब कॉन है। ये देखिए जब ARPANET बना था अक्टूबर 29, 1969 को, जो पहला मैसेज जो भेजा गया था, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, आप लोग देख सकते हैं। ये पहला मैसेज लिख कर जब ARPANET से भेजा गया, तो ये पहला मैसेज है, आप लोग देख सकते हैं इसे। अब हम लोग आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जो नेटवर्क है उसका कैसे क्या है, तो हम लोग आते हैं सेंट्रलाइज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क पे। तो ये रहा सेंट्रलाइज नेटवर्क। तो कहीं ना कहीं आप लोग देख रहे होंगे कि ये एक सेंटर है और उसके माध्यम से कई सारे डिवाइसेस जुड़ी हुई हैं। तो ये था हमारा सेंट्रलाइज नेटवर्क, जहाँ पे आप इसको एक मान सकते हैं कि आपके माता पिता गार्जियन है कहीं ना कहीं, और उनसे ये हम लोग, ये हमारे ये हम लोग जुड़े हुए हैं, ये हमारे रिलेशन के हैं, रिश्तेदार हैं, घर है, परिवार है। ये क्या है कि वो हमारे वो सेंटर हैं। ठीक उसी तरीके से एक कंप्यूटर का सेंटर, ये सेंटर हुआ करता था, उसके माध्यम से तरह तरह से सभी जुड़े हुए थे। और वर्तमान और जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है वो है डिस्ट्रीब्यूटेड नेटवर्क। ये देखिए, मान लीजिए ये कंप्यूटर है, इससे ये कंप्यूटर जुड़ा, उसके बाद ये कंप्यूटर जुड़े, उससे ये कंप्यूटर जुड़े, इससे ये हुआ। ये ठीक कुछ उसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए कि मेरा किसी से परिचय है या दोस्ती है, उसके बाद उस दोस्त का किसी और से परिचय हो जाता है, फिर वो तीसरा दोस्त आकर मुझसे फिर मेरे से परिचय कर लेता है। ये कुछ उसी प्रकार से काम करता है। इसके बाद हम अगले टॉपिक पे चलेंगे अपने, हाउ डज इंटरनेट वर्क। आपने कभी सोचा है कि इंटरनेट वर्क कैसे कर रहा है? नहीं। तो कहीं ना कहीं आप तक ये इंटरनेट पहुंच रहा है, तो इसका कोई ना कोई माध्यम होगा। ये कैसे पहुंच रहा है कि आज जो आप देख रहे हैं स्लाइड लगी हुई है, ये है एक मिनट, जो आप स्लाइड देख रहे हैं, क्या इंटरनेट हम तक कैसे पहुंच रहा है? मैंने लिखा है हाउ डज इंटरनेट वर्क। तो कहीं ना कहीं आप लोगों के मन में एक प्रश्न आ रहा होगा कि इंटरनेट हम तक पहुंच कैसे रहा है। तो इसके लिए होता ये है कि ये आप जो देख रहे हैं, ये है फाइबर ऑप्टिक्स। तो क्या होता है कि आप लोग सोच रहे होंगे कि इंटरनेट हम तक किसी न किसी सैटेलाइट के माध्यम से पहुंच रहा होगा, या तो वायरलेस माध्यम से पहुंच रहा है। जी नहीं, इंटरनेट तक हम तक पहुंचता है फाइबर ऑप्टिक्स के माध्यम से। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे कि कैसे क्या है, कैसे पहुंच रहा है, फाइबर ऑप्टिक्स क्या है। तो कहीं ना कहीं अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो होता ये है कि ये डाटा होता है, अगर वीडियो बन रही है, ये क्या है, डाटा है, और ये जा करके सेव होता है कहीं ना कहीं सर्वर में। तो वो सर्वर से जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास तक पहुंचता है वो डाटा। तो इसके लिए क्या कंपनियां बनाती हैं, डाटा सेंटर बनाती हैं। जैसे अगर ये आप यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो इसका सेंटर है गूगल, क्योंकि गूगल यूट्यूब का है। तो ये कहीं ना कहीं जाकर के गूगल के USA में गूगल के डाटा स्टोर में सेव हो जाएगा। वहां से जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपके पास पहुंचता है। अगर फाइबर ऑप्टिक्स की बात की जाए, तो जो उसकी स्पीड है वो लाइट के लगभग है, लगभग 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड, अगर लाइट की स्पीड की बात की जाए, तो उसके माध्यम से हमारे पास तक इस तरह से पहुंचता है। होता यह है कि फाइबर ऑप्टिक्स समुद्रों में बिछाई जाती है, जितने भी महाद्वीप हैं सभी फाइबर ऑप्टिक्स से जुड़े हुए हैं। और उसके बाद जहां पे ज़मीन आती है वहां पे अंडरग्राउंड बिछाए जाते हैं। उसके बाद ये वहां से हम लोगों के लोकल एरिया तक पहुंचते हैं। और उसके बाद होता ये है कि लोकल एरिया से वहां पे टावर लगा होता है, और टावर से हमारे पास वायरलेस माध्यम तक ये इंटरनेट पहुंचता है। आई होप दोस्तों मैं आप लोगों को कुछ बता और सिखा पाया हूँगा। जो इसके आगे का टॉपिक है वो हमारे नेक्स्ट मेंबर अरविंद जी आपसे डिस्कस करेंगे। मेरा नाम अरविंद गुप्ता है, और मैं अब आपको, जैसा आप लोग जान चुके होंगे कि हमारे दोस्तों ने आपको नेटवर्किंग क्या होता है और नेटवर्किंग कैसे होती है, इसका पूरा अच्छे से प्रोसेस बता दिया है। आप लोग नेटवर्किंग किसके थ्रू करते हैं ये भी बता दिया है। हम लोग नेटवर्किंग इंटरनेट के थ्रू करते हैं, ये लोग आप लोग समझ चुके होंगे। अब सवाल ये उठता है कि नेटवर्किंग करते हैं और नेटवर्किंग किसके माध्यम से करते हैं, ये सब तो हो गया, लेकिन नेटवर्किंग में करते क्या है हम लोग।
तो नेटवर्किंग में हम लोग डाटा शेयरिंग करते हैं। अब डाटा शेयरिंग में हम लोग डाटा को शेयर करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि डाटा कैसे शेयर हो जाता है और डाटा कैसे सेंडर से रिसीवर तक पहुंच जाता है, और उसके बाद उसके साथ रास्ते में डाटा के साथ होता क्या क्या है, इसकी पूरा व्याख्यान अगर समझा जाए तो हमारे एक मॉडल के द्वारा हम समझ सकते हैं, जो कि एक रेफरेंस मॉडल है, OSI मॉडल। OSI मॉडल, ये OSI मॉडल की पिक है, और ये अलग से क्या नाम है, TCP/IP मॉडल की पिक है। हमारा OSI मॉडल जो है एक काल्पनिक रूपरेखा है, जिससे हम अपने समझ के लिए कि डाटा के साथ क्या, किस परिस्थितियों से किन परिस्थितियों से डाटा गुजरता है, इसके बारे में व्याख्यान होता है। और TCP/IP मॉडल जो होता है वो एक प्रैक्टिकली हमारे जानकारी के लिए है कि वो हमारा डाटा शेयरिंग जो होता है रियल में, उसके माध्यम से TCP/IP माध्यम से हम लोग सीखते हैं और जानते हैं। हमारा जो रूल फॉलो होता है वो TCP/IP मॉडल के फॉलो पर होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए काल्पनिक रूपरेखा बनाई गई जिसे OSI मॉडल कहते हैं, जो कि क्या नाम है, जो कि OSI मॉडल, OSI का फुल फॉर्म होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, जिसको ISO द्वारा बनाया गया है और 1980 में इसको खोजा गया, वो क्या इन्वेंट किया गया था, निर्माण किया गया था। ये केवल एक रेफरेंस मॉडल है। आप लोग जानते हैं कि ये रेफरेंस मॉडल है, मतलब हम लोगों की समझ के लिए, हाँ, डाटा को किन परिस्थिति से गुजरना पड़ता है और वो क्या क्या करता है, उसके साथ क्या क्या होता है, ये सब पूरा वेरीफाई करके हम लोग डाटा के साथ क्या क्या होता है ये देखेंगे, ठीक है, OSI मॉडल के द्वारा। देखिए, ये OSI मॉडल में 7 लेयरें होती हैं, ठीक है। ये देखिए, एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डाटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। इसी प्रकार एक रिसीवर के लिए देखा जाए तो फिजिकल लेयर, डाटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर और प्रेजेंटेशन लेयर, उसके बाद एप्लीकेशन लेयर। एक डाटा जब सेंडर, ये मान लीजिए सेंडर है और ये मान लीजिए रिसीवर है। एक डाटा सेंडर से रिसीवर तक कैसे पहुंचता है, इसका पूरा वेरीफाई करके इसमें हम लोग सीखेंगे। होता ये है कि क्या नाम है, जब हमारा डाटा सेंडर सेंड करता है तो उसके बाद हमारे डाटा को एप्लीकेशन लेयर में भेजा जाता है। जैसा हम लोग जान चुके हैं कि OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, और क्या नाम है, डाटा हमारा यहाँ से लेकर इन परिस्थिति से होते हुए यहाँ तक पहुँचता है, सेंडर से रिसीवर तक पहुँचता है। तो अब डाटा जब हमारा सेंडर ने सेंड किया, ठीक है, उस समय सिचुएशन में हमारा डाटा एप्लीकेशन लेयर पर होता है, लेकिन जैसे ही वो आगे बढ़ता है तो उसके साथ क्या क्या होता है अब हम आगे देखेंगे। जब हमारा डाटा सेंडर के पास होता है, सेंडर सेंड करने वाला होता है, तो उस समय हमारा डाटा एप्लीकेशन लेयर में होता है, ठीक है। उसके बाद जब डाटा हमारा आगे बढ़ता है, उसके बाद वो प्रेजेंटेशन लेयर में जाता है। एप्लीकेशन लेयर का काम ये होता है कि डाटा को सेंड करना प्रेजेंटेशन लेयर में। अब प्रेजेंटेशन लेयर में होता ये है कि उस पर कोडिंग लगा दी जाती है, उस पर पासवर्ड वगैरह लगा दिए जाते हैं, और उसके साइज को छोटा कर दिया जाता है, जिससे हमारा डाटा जल्दी से जल्दी रिसीवर तक पहुंच सके, और इसके साइज को छोटा कर दिया जाएगा, और यहाँ पर पासवर्ड वगैरह लगा दिया जाएगा इस पर, ठीक है। अब पासवर्ड लगाने के बाद प्रेजेंटेशन लेयर का काम ये होता है कि प्रेजेंटेशन लेयर सेशन लेयर को अपने डाटा को भेज देती है, और सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर का काम यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब सेशन लेयर का काम शुरू होता है। अब होता ये है कि डाटा जब सेशन लेयर में जाता है, तब इसके साथ इस पर एक पासवर्ड, मतलब एक जीपीएस टाइप का क्या नाम है, एक वो लगा दिया जाता है, जिससे जब तक ये रिसीवर की सेशन लेयर तक नहीं पहुंच जाएगा, तब तक इस पे एक जीपीएस टाइप का लोकेशन ट्रैकर लगा रहेगा कि ये डाटा किन किन, मतलब कहाँ पर है इस समय, और इसके साथ क्या हो रहा है, और इस समय ये क्या नाम है, कहाँ पहुंचा और कब तक पहुंचेगा, ठीक है। इसका मतलब एक तरह का जीपीएस का काम सेशन लेयर करती है, ठीक है। अब उसके बाद होता ये है कि डाटा सेशन लेयर में जब सिंक्रोनाइजेशन की प्रक्रिया होती है, सिंक्रोनाइजेशन का मतलब होता है कि डाटा पर एक कोडिंग लगा दी जाती है और जीपीएस लगा दिया जाता है, जिससे जब तक ये सेशन लेयर रिसीवर की सेशन लेयर तक नहीं पहुंचेगा, तब तक इस पर क्या नाम है, एक जीपीएस लगा रहेगा। अब उसके बाद होता ये है कि सेशन लेयर का जब डाटा सेशन लेयर से ट्रांसपोर्ट लेयर में जाता है, इसका मतलब सेशन लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर को अपना डाटा रेफर करती है, आगे भेजती है, ठीक है। अब ट्रांसपोर्ट लेयर में डाटा को और छोटा किया जाता है, इसको सेगमेंट के रूप में बांट दिया जाता है, मतलब उसको सेगमेंट में कर दिया जाएगा, ठीक है। डाटा को और छोटा किया जाएगा, और उसके बाद डाटा को सेगमेंट से भेजा जाएगा, ट्रांसपोर्ट लेयर से भेजा जाएगा नेटवर्क लेयर में। अब नेटवर्क लेयर में होता ये है कि डाटा को हमारे
डाटा हमारा ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर में जाता है। नेटवर्क लेयर में डाटा को एक वे तैयार किया जाता है डाटा का, कि डाटा कौन से वे से जाए और डाटा के साथ क्या नाम है सही वे, जिससे जल्दी जल्दी डाटा हमारा पहुंच सके सामने वाले तक, यानी रिसीवर तक। अब क्या नाम है नेटवर्क लेयर करेगी क्या, नेटवर्क लेयर में डाटा पैकेट्स के रूप में भी बढ़ जाता है, सेगमेंट से पैकेट के रूप में बटेगा, और सेगमेंट से पैकेट के रूप में बटने के बाद डाटा का फिर ये डाटा का एक पाथ तैयार किया जाएगा, और उसके बाद फिर ये नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर में चला जाएगा डाटा। फिर डाटा क्या नाम है उसके बाद डाटा भेजा जाता है नेटवर्क लेयर से डाटा लिंक लेयर में। अब डाटा लिंक लेयर में होता ये है कि डाटा को फ्रेमिंग कर दी जाती है, डाटा को और छोटा कर दिया जाता है, डाटा को इतना छोटा कर दिया जाता है कि जल्दी जल्दी वो हमारे रिसीवर तक पहुंच सके। ठीक है, अब उसके बाद डाटा लिंक लेयर में डाटा को फ्रेमिंग कर दी जाती है, और उसको छोटा करने के बाद उसको उसकी सफाई वगैरह कर दी जाती है। अगर कोई डस्ट वगैरह आ गया उसमें, मतलब कोई इंक्वायरी वगैरह आ गई, मतलब क्वेरी वगैरह आ गई है, तो उसमें उसको डाटा को वो गंदगी को हटाया जाता है, और उसके बाद फिजिकल लेयर में उसको भेजा जाता है। अब उसके बाद जब फ्रेमिंग करने के बाद डाटा लिंक लेयर से फिजिकल लेयर में जब डाटा जाता है, तो उसके बाद यहाँ फिजिकल लेयर में डाटा को बिट के फॉर्म में चेंज कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एक कंप्यूटर डाटा को बिट के फॉर्म में यानी बाइनरी फॉर्म में ही समझता है, इसीलिए डाटा को बिट के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है। उसके बाद डाटा फिजिकल लेयर में जाकर बिट के फॉर्म में चेंज होकर, और उसके बाद वायर्ड के माध्यम से, यानी अभी जैसा मेरे दोस्त ने बताया कि क्या नाम है वो सर्वर तक जाएगा, और फिर वहां सर्वर से फिर आएगा, यानी पहले वायरलेस माध्यम से पोल तक, और पोल से हमारे सर्वर तक, और सर्वर से यहाँ तक, ठीक है, फिर से वापस आएगा, यानी फिजिकल लेयर के द्वारा। यानी मान लीजिए कि फिजिकल पाथ तैयार किया जाएगा, और उसके बाद वो फिजिकल रिसीवर की फिजिकल लेयर में, यानी अर्थात रिसीवर के फिजिकल लेयर में जाएगा। ठीक है, और वहां पर डाटा के साथ इसका कुल विपरीत काम होता है कि फिजिकल लेयर में डाटा जब यहाँ से सेंडर से यहाँ तक रिसीवर तक आया फिजिकल लेयर में, उसके बाद डाटा को बिट के फॉर्म से क्या नाम है आगे भेजा जाता है, मतलब बिट के फॉर्म में से फ्रेमिंग के मतलब फ्रेम के फॉर्म में चेंज कर दिया जाता है डाटा को। फिर डाटा लिंक में जब डाटा जाता है हमारा फिजिकल लेयर से डाटा लिंक में जाता है, तो उस समय इसका क्या नाम है डाटा लिंक लेयर में फ्रेमिंग में हो जाता है, चेंज हो जाता है, और फिर उसके बाद ये डाटा को नेटवर्क लेयर में भेज देता है, आगे के लिए नेटवर्क लेयर में भेजता है, और नेटवर्क लेयर में ये चेंज हो जाता है पैकेट्स के रूप में। नेटवर्क लेयर में जब पैकेट्स के रूप में ये चेंज होता है, तो उस समय फिर इससे क्या नाम है इसके बाद ये काम करता है, पैकेट्स के रूप में चेंज हो गया, बिल्कुल उल्टा हो रहा है उससे, और उसके बाद डाटा को क्या नाम है नेटवर्क लेयर से आगे की ओर भेजा जाता है, यानी ट्रांसपोर्ट लेयर में। ट्रांसपोर्ट लेयर में होता ये है कि डाटा को सेगमेंट के रूप में और बड़ा कर दिया, थोड़ा फैलाया जाता है, जिससे हमारा डाटा क्या नाम है अब खुल रहा है ना, डाटा बिट के फॉर्म से चेंज हो रहा है धीरे धीरे, तो अब डाटा को ट्रांसपोर्ट लेयर से आगे बढ़ाया जाए, मतलब ट्रांसपोर्ट लेयर में सेगमेंट के रूप में बांट दिया जाएगा। अब सेगमेंट से होता ये है कि सेगमेंट से डाटा सेशन लेयर में जाएगा, यानी उल्टा बिल्कुल हो रहा है। और सेशन लेयर में होता ये है कि सेशन लेयर में डाटा को जैसे ही सेशन लेयर में आता है, अर्थात एक मान लीजिए कि आपका व्हाट्सएप आपने मैसेज किया, उसके बाद इतना सब कुछ हुआ, और उसके बाद ब्लू टिक हो गया, जैसे ही ब्लू टिक हुआ वैसे ही आप समझ गए कि सेशन लेयर ने अपना काम कर दिया है, और क्या नाम है ये सेशन लेयर वहां पे संदेश भेज चुकी है, हाँ डाटा वहां पर हमारा मैसेज वगैरह वहां से वहां तक पहुंच गया है, ये संदेश इसको भेजेगी सेशन लेयर को। ठीक है, जब सेशन लेयर का काम यहाँ पे फिर खत्म हो जाएगा, फिर सेशन लेयर एक काम और करेगी कि अपने डाटा को प्रेजेंटेशन लेयर में भेजेगी। प्रेजेंटेशन लेयर में भेजेगी, जैसे ही प्रेजेंटेशन लेयर में जाएगा ये डाटा हमारा, वहां से उसकी कोडिंग वगैरह उसको कंप्रेशन वगैरह हटा दिया जाएगा उसके बाद, और उसके बाद प्रेजेंटेशन लेयर में से इसको भेजा जाएगा एप्लीकेशन लेयर में, और एप्लीकेशन लेयर में जैसे ही जाएगा हमारा डाटा वैसे ही इसको प्रेजेंट कर दिया जाएगा और रिसीवर तक ये पहुंच जाएगा। तो आई होप आप लोग ये पूरा मैटर समझ चुके होंगे। हमारा पूरा जैसे हम लोगों का हमारे सौम्य जी ने बताया कि क्या नाम है हमारा डाटा नेटवर्किंग होती क्या है, अब नेटवर्किंग में क्या नाम है नेटवर्किंग कैसे की जाती है, और नेटवर्क और नेटवर्किंग में अंतर क्या होता है, और उसके बाद नेटवर्क के एडवांटेज डिसएडवांटेज और क्या नाम है उसका प्रकार वगैरह क्या होता है, और नेटवर्किंग हम करते क्यों हैं, और सवाल उठता है ये है कि नेटवर्किंग का माध्यम क्या होगा। डाटा शेयर मतलब इंटरनेट, अब इंटरनेट को मेरे भाई दोस्त भाई ने बताया जैसे कि इंटरनेट ऐसे खोजा गया, आरपा द्वारा खोजा गया, डीओडी के लिए खोजा गया, और उसके बाद 1969 में उसके बाद वो भारत में आया, और भारत में आने के बाद 1995 में बीएसएनएल के द्वारा भारत में आया, और उसके बाद इसका
वो प्रसार हुआ पूरे भारत में। और पहले इसका जो कि था सेंट्रलाइज था और उसके बाद वो डिस्ट्रीब्यूटेड हो गया। सेंट्रलाइज का मतलब ये होता है, जैसे मेरे भाई दोस्त ने बताया कि सेंट्रलाइज में एक केंद्र रहता है और उस केंद्र से पूरा वो अटैच, सेंट्रलाइज में पूरा वो एक केंद्र पे से जुड़ा रहता है। सारे कंप्यूटर जो होंगे हमारे सर्वर कंप्यूटर से जुड़े होंगे। और इसमें होता ये है कि क्या नाम है, अगर मान लीजिए हमारा सर्वर कंप्यूटर खराब हो जाता है, जैसे मेरे भाई दोस्त ने बताया कि सर्वर कंप्यूटर खराब हुआ, वैसे ही हमारा पूरा नेटवर्क खराब हो गया। इसीलिए इसी को डेवलप करने के लिए पॉल बारमन जी ने एक और नया सिस्टम बनाया, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में होता ये है कि एक सर्वर कंप्यूटर और उससे कई कंप्यूटर जुड़े हैं और उससे फिर एक सर्वर बन गया और उससे भी कई कंप्यूटर जुड़े हैं। ठीक है, तो एक नया नेटवर्क तैयार है और उससे भी एक नया कंप्यूटर जुड़े हैं जो कि एक सर्वर हो गया और उससे भी एक नया कंप्यूटर। इसका मतलब बहुत बड़े एक अंतरजाल का निर्माण हो गया, अर्थात इंटरनेट का निर्माण हो गया। इंटरनेट का जैसे निर्माण हुआ, इसी को ही डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम कहते हैं। और उसके बाद जैसा हम लोगों ने समझा, हम लोग नेटवर्किंग क्यों करते हैं और नेटवर्किंग में डाटा शेयरिंग क्यों करते हैं और डाटा के साथ होता क्या क्या है, जो कि हम लोग OSI मॉडल के साथ समझ चुके हैं, OSI मॉडल के साथ समझ चुके हैं और उसमें क्या क्या होता है, कैसे कैसे लेयरें काम करती हैं हमारी, पूरा हम लोगों ने वेरीफाई करके समझ लिया। तो आई होप आप लोगों को हमारा पूरा वीडियो समझ में आया होगा, आप लोग पूरे अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा सब कुछ। इसके बाद मैं यही कहूँगा कि नेटवर्किंग बहुत ही अच्छा साधन है इस डाटा शेयरिंग के लिए। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको हमारा वीडियोस पसंद आया होगा और आप हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करेंगे।